चलो आज का टॉपिक नंबर है 27। हाउ टू मेक सैलरी सीट। सैलरी सीट जो होती है उसको एक और नाम से बोलते हैं, जानते हो उसका नाम क्या है? कोई भी सैलरी सीट को या सैलरी को हम किसी और नाम से कंपनी में जानते हैं। ठीक है, कंपनी में सैलरी की जगह हो सकता है पेरोल कोई बोल रहा हो, तो आपको पेरोल का मतलब भी जानना है कि सैलरी होता है, और सैलरी का मतलब भी पेरोल होता है। पेरोल ऐसे होता है, पे रोल। पेरोल का मतलब सैलरी होता है और सैलरी का मतलब पेरोल होता है। एक महीने के बाद आपको जो पैसे मिलते हैं कंपनी में उसको पेरोल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई अगर पेरोल की बात कर रहा है तो समझ लो सैलरी की बात कर रहा है। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं सैलरीज बनाना। तुम में से कौन कौन जॉब करता है? आप जॉब करते हो, आप भी जॉब करते हो, आप भी चारों जॉब करते हो। आप में से करता है कोई? नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो सैलरी एक बार हम लिख देते हैं सबकी, क्योंकि सैलरी मैंने बनाई नहीं है। बस यहाँ पे 3 लोगों की सैलरी बनी है और एट प्रेजेंट 3 लोगों की है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नंबर डाल देते हैं, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, 10,000 से लेकर हम सैलरी करते हैं 25,000। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। अब जिसकी सैलरी जो आ जाए वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे देखो, देखो, अब देखो यहाँ पे, उधर मत ध्यान दो। चलो 30 तक लगाते हैं, जब तक किसका 30 आता है। ये मैं ना बता चुका हूं आपको, फिर आप दोबारा रिपीट करवा रही हो। देखो, हमने सबका सैलरी और हमने उसका प्रेजेंट डे लिख लिया है। आप बोलोगे सर प्रेजेंट डे कैसे लिख दिया आपने? प्रेजेंट डे कहाँ से लिखा मैंने? देखो, यहां से लिखा, यहां से देखो। अशोक है, कितना दिन प्रेजेंट है? 26 दिन। और यहाँ 25 लिखा हुआ है, हमसे गलती हो गई, तो इसको हम 26 कर लेंगे। अरविंद कितना दिन प्रेजेंट है? 22 दिन। यहाँ पे देखो कितना दिन प्रेजेंट है अरविंद, कितना दिन है? 26 दिन है। सबका 26 है क्या? इसका 26 है, तो यहाँ पे जाके हम इसका 26 कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसका 26 कर लेंगे। तो जब सैलरी शीट बनाओगे कंपनी के अंदर, तो अटेंडेंस जो है अपनी मर्जी से नहीं लिखना लिखना आपको। अटेंडेंस इसका हिसाब किताब जो है अपने अटेंडेंस शीट में रखा होगा, वहां पे आपको जाना है, चेक करना है, और वो डिटेल यहाँ पे लिखनी है, कौन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो 100 कितना दिन प्रेजेंट है? 26 दिन। ये 26 दिन कहाँ से आया? हमने अटेंडेंस का हिसाब किताब रखा था इस वाली सीट में, कौन कितना प्रेजेंट है, कौन कब एब्सेंट है, तो 26 दिन प्रेजेंट निकला ये। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये 26 दिन प्रेजेंट है। और सैलरी कितनी है इसकी? 12,000। और कौन से डिपार्टमेंट से है ये सेल डिपार्टमेंट से है। और अरविंद जो है कौन से डिपार्टमेंट से है? परचेज डिपार्टमेंट से है। और नीतू जो है अकाउंट डिपार्टमेंट से है। ये इनका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे इनका सैलरी लिखा हुआ है। अभी बताओ, हमें निकालना है पर डे सैलरी। एक दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे, बताएगा कोई अपने से? अभी रुको, अभी टाइम लगेगा। 12,000 की सैलरी आपकी एक महीने की, और डिवाइड कितने से कर देंगे इसको? 30 से करेंगे, 26 से नहीं करेंगे, ध्यान रखना कभी भी, चाहे आपकी संडे की छुट्टी की ना हो। तो डिवाइड 30 से करेंगे, तो 12,000 डिवाइड 30, और जैसे मैं एंटर करूंगा एक दिन की सैलरी निकल कर आ गई आपकी कितनी? 400 रुपये एक दिन की है। अगर आप पूरा 30 दिन ड्यूटी करोगे तो आपको जाके 12,000 रुपये मिलेगा। अगर एक भी छुट्टी हो गया तो 400 रुपये आपका कट जाएगा। अब इसको सैलरी निकालना है अरविंद का, तो इसको निकालेंगे नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे, सबको सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। पर एक बार और निकालेंगे हम, ताकि आपको दोबारा दिखाई दे। 15,000 एक महीने की सैलरी है, इसको डिवाइड करेंगे 30 से, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो एक एक दिन की सैलरी आपके सामने आ गई 500 रुपये। अब इसको नीचे ड्रैग कर देंगे या डबल क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, देखो ऑटोमेटिक सबका सैलरी आ जाएगा। कुछ डेसिमल में नंबर आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके डेसिमल हटा सकते हैं। ठीक है, अब ओवर टाइम आवर्स जो है निकालना नहीं होता है। जैसे हमने अटेंडेंस का हिसाब किताब रखा है यहाँ पे, ऐसे आपको ओवर टाइम का हिसाब किताब रखना पड़ेगा।
चाहे आप अलग से सीट बना के रखो, चाहे इसके नीचे एक रो बना के रखो, जैसे मर्जी वैसे रखो। और आपको जैसे प्रेजेंट का अपने हिसाब किताब रखा है, ऐसे आपको ओवर टाइम का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। किस बंदे ने किस डेट को कितना घंटा ओवर टाइम लगाया, फिर उसको लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे किस बंदे ने कितना घंटा ओवर टाइम लगाया। तो ओवर टाइम का हिसाब किताब मेरे पास अभी नहीं है, तो यहाँ मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, मैं यहाँ से 20 घंटे से लेकर 60 घंटे तक डाल देता हूँ। ऑटोमेटिक कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम ड्रैग कर देंगे और फिर कॉपी करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो फॉर्मूला यहाँ से हट चुका है। अब देखो सबका यहाँ पे ओवर टाइम ऑटोमेटिक आ चुका है। अब हमें निकालना है ओवर टाइम सैलरी। अब जो शौक है, पूरे महीने में कितना घंटा ओवर टाइम लगाया इसने, 39 घंटा। अब ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा आप में से, आप 6 में से? अब क्या निकालना आपको, ओवर टाइम सैलरी निकालना है। 39 घंटे का कितना सैलरी दिया अशोक को, ये आप में से देखते कौन निकाल पाता है। निकालना नहीं है, प्रोसेस बताना है। सर आप ये करो, निकल जाएगा। यहाँ पे 1 घंटे की निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे 1 घंटे की। कंपनी में जॉब करते हो आप सभी, अगर मान लो आपने 39 घंटा मेरे पास ड्यूटी किया है, इनको तो पता है, आपको पता है। अगर मान लो मैं 39 घंटे का आपको 2,000 रुपये दे दूँ, आप तो लेके चले जाओगे। मैं बोलूंगा 2,000 बनेगा, कैलकुलेट कर लो आप लेके बैठे रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो 2,000 लेके चलते हैं आज। तो सीखोगे तभी तो पता चलेगा कैसे निकालते हैं। आपको जॉब करते हुए टाइम हो गया ना, 2-4 महीने से तो ऊपर ही हो गया। तो देखो कैसे निकालेंगे ओवर टाइम सैलरी, इज इक्वल टू 400 रुपये हमारी एक दिन की सैलरी है। और 400 रुपये कितने घंटे की सैलरी होती है एक दिन में, 24 घंटे काम करना पड़ता है, 8 ही घंटे काम करना पड़ता है। आप में से फिर कोई कोई कहता है कि सर मेरा तो 10 घंटे का ड्यूटी है, इतना सैलरी। कोई कहता है मेरा तो 12 घंटे का है। अगर आपको 12 घंटे का सैलरी वो दे रहा है ना, तो आपका 8 घंटे का सैलरी कम होगा। वो ओवर टाइम जोड़ के आपको पहले बता देता है कि आपका 12 घंटे का आपको इतना मिलेगा। जैसे कोई बोलता नहीं है, सर मेरे को तो 12,000 मिलता है पर मुझे 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो 8 घंटे का जो आपका सैलरी है ना वो कम होगा। वो 2 घंटा ओवर टाइम पहले से जोड़ के आपको बताया था आपको इतना सैलरी मिलेगा, पर 12 घंटा जॉब करना पड़ेगा, 10 घंटा करना पड़ेगा। समझ में आ गया। पर बेसिक जो टाइम होता है कंपनी में जॉब करने का वो 8 ही घंटे होता है, इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो 400 रुपये एक दिन का सैलरी है, और एक दिन में कितना घंटे काम करना पड़ता है हमें, नियम के अनुसार 8 घंटे। तो इसको डिवाइड कर देंगे 400 को 8 से, तो इससे क्या होगा, 1 घंटे का आपका सैलरी निकल कर आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये एक दिन का सैलरी हो गया। अब हमें 39 घंटे का निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 गुणा में 39, या आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो ऐसे 39 को। आप जैसे आप एंटर करोगे 1950 रुपये देना अशोक को ओवर टाइम सैलरी। दोबारा देखो कैसे निकाला मैंने, इजिकल टू किया। अब 58 घंटे का सैलरी अरविंद को देना है, तो इसका सैलरी जो है 500 रुपये है एक दिन का, भाग दे देंगे 8 से, तो इसका 1 घंटे का सैलरी है 62 रुपये 50 पैसे। इसको याद रखना, इजिकल टू कितना था इधर, 62 रुपये 50 पैसे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 58 से। तो 3625 रुपये देना है अरविंद को ओवर टाइम सैलरी 58 घंटे का। पर ये थोड़ा लंबा तरीका है। छोटा तरीका क्या है, देखो बस आपको इजिकल टू करना है। अब जैसे देखो नीतू है, ये नीतू का एक दिन का सैलरी कितना है, 267 रुपये। इसको डिवाइड दे देंगे 8 से, और मल्टीप्लाई अभी कर देंगे साथ में, और मल्टीप्लाई का निशान लगा के और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, किसी की आवाज नहीं आती आप में से, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे सीधा ओवर टाइम सैलरी मिलेगा। और पहले क्या हो रहा था कि 1 घंटे का सैलरी आता था, फिर जितना घंटा उसने ओवर टाइम लगाया उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी स्टेप होते थे 2। इसमें क्या है, एक ही स्टेप में आपकी सैलरी निकल कर आ जा रही है।
कैसे देखो दोबारा, इज इक्वल टू एक दिन की सैलरी इतनी है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई भी अभी कर देंगे साथ में ही। मल्टीप्लाई कितना बताओ, 37 या 37, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो सीधा इसका ओवर टाइम सैलरी आएगा। एक बार निकाल के देखिए सही है गलत है। इज इक्वल टू 570 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 से, 1 घंटे का सैलरी आ गया 72 रुपये 12 पैसा, इज इक्वल टू 72 रुपये 12 पैसा मल्टीप्लाई 37, तो इसका आना चाहिए 2668 रुपये आना चाहिए। देखो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका है, आप इसको निकाल सकते हो इससे ओवर टाइम सैलरी सीधा डायरेक्ट। और फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है, सबका आंसर देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ नंबर अगर डेसिमल में आ रहा हो तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको होम टाइम में यहाँ से मिलेगा आपको डिक्रीज डेसिमल, तो यहाँ से आप डेसिमल हटा सकते हो। अब ये होता हमारा एक बेसिक सैलरी, एक होता हमारा ग्रोस सैलरी। पता है किसको डिफरेंस, बेसिक सैलरी और ग्रोस सैलरी में क्या डिफरेंस होता है? कंपनी में एक होता है हमारा बेसिक सैलरी, एक होता है हमारा ग्रोस सैलरी, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? चलो मैं बताता हूं आपको। ग्रोस सैलरी आपका हो गया 12,000 रुपये, इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी। अब इसमें से जैसे मान लो आपने ड्यूटी किया 26 दिन, 26 दिन का जो आपको सैलरी मिला ना, ये आपका हो गया बेसिक सैलरी। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो ये जो 12,000 रुपये है कितने दिन का है? 26 दिन का है। 30 दिन का 12,000 रुपये है। किसी महीने में 31 दिन होता है, और सैलरी मान लो आपको हर महीने 1 तारीख को मिलता है, तो किसी महीने में आप 31 दिन काम करोगे तो सैलरी क्या आपको 30 दिन का मिलेगा? नहीं, 31 दिन का मिलेगा। तो आपका जो ग्रोस सैलरी इस बार कितना बना? 12,400 रुपये। उसमें से आपने ड्यूटी कितना किया? मान लो आपने ड्यूटी पूरा 31 दिन किया है, तो आपको सैलरी भी कितना मिलेगा? 12,400 रुपये बेसिक सैलरी। फिर आपने 12,400 रुपये आपका बेसिक सैलरी हो गया इस महीने का। आपने ड्यूटी किया 20 दिन, तो 400 रुपये एक दिन का है, तो 20 दिन का आपको 8,000 रुपये मिलेगा। तो 8,000 रुपये जो है आपका बेसिक सैलरी कहलाएगा। ठीक है, तो एक ग्रोस सैलरी होता है, एक हमारा बेसिक सैलरी होता है। जो आपका HRA निकलेगा, जो आपका DA निकलेगा, जो आपका PF निकलेगा, SI निकलेगा, वो सब आपका बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होगा, ना कि इस वाले सैलरी के ऊपर। इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी, ध्यान रखना। तो बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं देखो, इज इक्वल टू 26 दिन ड्यूटी किया इसने, तो 26 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एक दिन का कितना सैलरी है? 400, तो इसको मिलेगा 10,400 रुपये 26 दिन का। इसका कैसे निकालेंगे अरविंद का? इज इक्वल टू एक दिन का सैलरी कितना है इसका? 500 रुपये, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बताओ? 26 से, तो इसका कितना सैलरी आ गया निकल कर? 13,000 रुपये। तो ये सब इसका बेसिक सैलरी कहलाएगा। इसको हम ड्रैग करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, देखो आपका सबका बेसिक सैलरी निकल कर आ जाएगा। अब यहां से हम डेसिमल हटा देते हैं, ये देखो। अब HRA क्या होता है इसको समझो। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब ये क्या होता है आपको पता है किसी को अपने से? HRA क्या होता है? सैलरी स्लिप किसको मिलती है कंपनी में से? आपको मिलती है? आपको मिलती है? तो अगर आपको HRA देखना नहीं आता तो सैलरी स्लिप लेके आना, मैं बताऊंगा कहाँ पे देखते हैं HRA। जैसे आपको बताते हैं ना, आपका सैलरी जो है 8 घंटे का 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये नहीं होता आपका सैलरी, आपका सैलरी होता है 9,000 रुपये या 8,000 रुपये। उसमें से क्या होता है, बाकी जो पैसा होता है वो HRA का अलग से होता है। वो दोनों को जोड़ के आपको बताते हैं कि आपका सैलरी इतना है, पर बेसिक सैलरी अलग होता है और हमारा HRA अलग होता है। वो सैलरी स्लिप में दिखाई देता है कि आपको इस महीने का बेसिक सैलरी इतना मिला है, HRA आपको इतना मिला है, कन्वेंस आपको इतना मिला है, कैंटीन का चार्ज इतना कटा है, PF का इतना कटा है, SI का इतना कटा, उसमें सब लिखा रहता है। अगर आपको देखना नहीं आता है तो सैलरी स्लिप लेके आना, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो HRA का मतलब होता है घर के किराए के लिए आपको अलग से खर्चा मिलता है 40% सैलरी का। किसके लिए खर्चा मिलता है? ये घर के किराए के लिए, हाउस रेंट अलावेंस, घर के किराए के लिए भत्ता। कितना? सैलरी का 40%।
तो 40% कैसे निकालेंगे? इजिकल टू 10,400 रुपये गुणा में 40 और डिवाइड कर देंगे 100 से। और जैसे मैं एंटर करूंगा 40% निकल कर आ जाएगा 10,400 रुपये का 4160 रुपये। ये हो गया इसका HRA 40%। अगर इसने पूरा 30 ड्यूटी किया होता तो इसका HRA ना इससे ज्यादा बनता। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मैंने बोला अगर इसने पूरा 30 ड्यूटी किया होता तो इसका HRA भी ज्यादा बनता। कैसे? देखो, अगर इसने पूरा ड्यूटी किया होता, इसको सैलरी कितना मिलता? पूरा 12,000। अगर 12,000 का हम 40% निकालेंगे तो इसका HRA ज्यादा मिलता है, इसको 4800 रुपये मिलता है। जो 4800 रुपये है ना, इसको बोलते हैं ग्रोस HRA। ठीक है, तो सैलरी में पहले लिखा रहेगा ग्रोस HRA कितना था आपका इस महीने का, और आपने छुट्टी कर लिया है, उसकी वजह से आपका HRA जो है वो कम हो गया है, 4160 रुपये मिलेगा आपको, क्योंकि आपका सैलरी जो है बेसिक वो कम बना है। तो बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है आपको HRA। ठीक है, तो पूरा ड्यूटी करते हैं तो HRA मिलता है आपको 4800 रुपये जो ग्रोस था, और आपने छुट्टी किया तो आपका HRA कम हो गया, 4160 रुपये हुआ, क्योंकि सैलरी कम बना आपका, और सैलरी कम बना तो उसके ऊपर 40% भी कम आएगा थोड़ा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल भाषा में है ये। दोबारा देखो मैंने कैसे निकाला 40%। इजिकल टू किया मैंने, इसका सैलरी कितना है 13,000 रुपये, इसका 40% हमें निकालना है, तो गुणा में 40 और डिवाइड 100, या तो 40% का निशान लगा दो बस, और जैसे आप एंटर करोगे तो 40% फिर भी निकल जाएगा, या आप डिवाइड 100 करो या सिर्फ परसेंट का निशान लगा दो, एक ही बात है। और फिर इसको आप नीचे ड्रैग कर दो, सभी का आंसर देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, 40% निकल कर आ गया सबका। अब होता है डीए। डीए जो होता है सबको नहीं मिलता है, किसी किसी कर्मचारी को मिलता है, जो कंपनी के लिए स्पेशल कर्मचारी होते हैं। तो ये 7% मिलता है सैलरी का। ठीक है, तो इजिकल टू 10,400 रुपये आपका सैलरी है, मल्टीप्लाई 7 कर दोगे और डिवाइड 100 कर दोगे, जैसे आपने HRA निकाला था ऐसे आपको ये निकालना है। और सारी चीज किसके ऊपर कैलकुलेट होगी? बेसिक सैलरी के ऊपर निकलेगी सारी चीज। इसको एंटर करेंगे ये आपका निकल कर आ जाएगा, इसको ड्रैग करेंगे, देखो सबका आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। और पीएफ जो होता है मिलता नहीं है, पीएफ आपका सैलरी में से कट हो जाता है। कितना कट होता है? सैलरी का 12%। चलो एक चीज मुझे बताओ, अगर आपके पीएफ का जैसे मान लो 1200 रुपये हर महीने कट हो जाता है, तो आपके अकाउंट में जमा कितना होता है? 2400 रुपये। जैसे आपके अकाउंट में से पीएफ का 1200 रुपये कट जाता है आपके सैलरी में से, तो आपके अकाउंट में जमा कितना होता है पीएफ वाले अकाउंट में? अगर जैसे मान लो मेरी सैलरी मान लो 20,000 रुपये है, और मेरा पीएफ कितना कटना चाहिए 12% के हिसाब से? 2400 रुपये, यानी मेरे अकाउंट में हर महीने 4800 रुपये जमा हो रहे हैं। तो मेरे महीने मेरा मेरा मतलब है मेरे अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपये जमा हो रहे हैं, तो साल का 1.5 लाख रुपए पीएफ का। देखो, बोलते तो हैं सभी लोग कि 1,200 रुपये कटता है हमारा, और 1,200 रुपये कंपनी और जमा करती है, 2,400 रुपये जमा होता है। मेरा ये मानना नहीं है। पीएफ अकाउंट एक बार चेक करना आप, आपको ऐसा लगता है जैसे मतलब पीएफ हमारा हर महीने इतना कटा और हमें इतना मिला। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि पीएफ के ऊपर ना आपको ब्याज बहुत ज्यादा मिलता है। ब्याज जो है उसके ऊपर 9% का मिलता है। तो 9% का अगर आपको ब्याज मिलता है तो वो पैसा कुछ ही साल में डबल हो जाता है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मान लो आपका 1,200 रुपये कट रहा है और 1,200 रुपये कंपनी भी जमा कर रही है, उसके ऊपर 9% का अगर ब्याज मिल रहा है, तो आपका पैसा पता है कितनी जल्दी डबल टिबल हो जाएगा। आपको पीएफ के पैसे से ही आप करोड़पति बन सकते हो। अगर मान लेते हैं मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, और तो मेरा 12% कितना हो गया पीएफ का? 2,400 रुपये हो गया। 2,400 रुपये हर महीने कट रहा है अगर, और 2,400 रुपये मालिक भी जमा कर रहा है, तो मेरे पीएफ के अकाउंट में कितना जमा हो रहा है महीने का? 4,800 रुपये जमा हो रहा है। साल में कितना होगा? 4,800 गुना 12, 4,800 रुपये एक महीने का, और गुणा में 12 कितना हो गया? 57,600 रुपये। ये एक साल का जमा हुआ ना।
अब 1 साल का हो गया 57,600 रुपये। अब मुझे ये बताओ, ये अमाउंट 57,600 रुपये है। अगले साल के 57,600 प्लस 57,600 इतना होगा या कहीं ज्यादा हो जाएगा ये? क्योंकि पीएफ के ऊपर 9% का आपको ब्याज भी मिलता है हर महीने, मतलब साल में एक बार मिलेगा 9% का। तो पर आपका पैसा जो हर महीने कट रहा है, तो हर महीने आपको 9% का ब्याज मिलेगा, डिवाइड 12 करके। चलो इसको ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आपके लिए सिंपल भाषा में, जितना भी पैसा आपका बना इसके ऊपर 9% आपका ब्याज बनेगा साल में। महीने का अगर 9% होता तो फिर आप, हाँ, पर इनका साल का होता है, ठीक है। तो 9% जानते हो कितना होता है? अगर ये 57,600 रुपये आपका, तो 9% अगर इसके ऊपर निकालोगे तो इतना पैसा आपको अलग से मिल रहा है ब्याज के रूप में, 5,181 रुपये, 184 रुपये। तो आपके अकाउंट में एक साल में कितना पैसा हो जाएगा? ये पैसा प्लस ये पैसा, और जब मैं एंटर करूंगा तो आपके अकाउंट में 62,784 रुपये हो जाएगा। अगले साल आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका पीएफ भी थोड़ा ज्यादा कटेगा। पीएफ 22,000 से ज्यादा नहीं कटता शायद ना। चलो मान लेते हैं आपका जो पीएफ है अगले महीने से कटना स्टार्ट हो गया, 1,300 रुपये, 100 रुपये बढ़ गया, तो आपका 2,600 रुपये कटेगा हर महीने। 2,600 रुपया अगर हर महीने कटता है और 2,600 रुपये मालिक जमा करता है, तो आपके अकाउंट में कितना हो गया? 2,600 प्लस 2,600, 5,200 रुपये, ठीक है। 5,200 रुपये हो गया, तो साल में कितना कटेगा इस बार? 5,200 गुणा में 12, तो ये हो गया इस बार 62,400 रुपये, 62,400 रुपये। और आपके अकाउंट में ऑलरेडी कितना रुपए है? 62,784 रुपये। तो एक बार हम इस अमाउंट को प्लस कर देते हैं, ठीक है, इस वाले अमाउंट को प्लस कर देते हैं। और प्लस करने पे जो अमाउंट आएगा जानते हो कितना आएगा? 1,25,184 रुपये। और इसके ऊपर 9% का कोई ब्याज अलग से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणा में 9 और डिवाइड 100। तो ब्याज कितना हो गया? 11,267 रुपये। तो इसको प्लस कर देंगे तो आपके अकाउंट में 1,36,451 रुपये हो चुके हैं, सिर्फ कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में 1,36,000। तो अगले साल ही कितना हो जाएगा जानते हो? आपके होश उड़ जाएंगे। देखो, मान लेते हैं आपका जो पीएफ है अगले साल कट रहा है 1,400 रुपये, 100 रुपये और बढ़ गया, तो हर महीने कितना कट रहा है? 14 दूनी 28 या 48? 14 दूनी 28, 2,800 रुपये हर महीने का, और 12 महीने कितना होगा? 2,800 रुपये। पहला हमारा पीएफ कितना कटा था? 2,600 रुपये ना। अब कट रहा है अगर मान लो 2,800 रुपये एक महीने का, तो 2 महीने कितना हो जाएगा? 2,800 गुणा 2। हर महीने कितना पीएफ कट रहा है? 5,600 रुपये। एक साल में कितना कटेगा? 67,200 रुपये। इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा कितने परसेंट का? 9% का। तो 1,36,000 प्लस 67,200 रुपये, तो आपके अकाउंट में कितना हो गया? 2,03,651 रुपये 3 साल में। पर इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? 9% का ब्याज भी मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको ब्याज 18,329 रुपये। महीने कितना ब्याज मिल रहा है आपको? महीने का जो ब्याज है आपको 1,500 रुपये ब्याज मिल रहा है सिर्फ। तो आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? प्लस 2,21,000। आप इसको ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, आप यहीं भी इसको समझते हैं। 3 साल हो गए और आपके अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है? 2,21,000 रुपये, 2,21,000। अब मुझे बताओ, ये 2,21,000 हमने कितने साल में कमाया? 3 साल में। तो अगले 3 साल में कितना कमाएंगे? अगर आप में से कोई बता सकता है तो बताओ। 4,42,000 जो बोल रहा है वो मूर्ख है।
जॉब में से बोल रहा है 4,42,000 कमाएंगे सर, 2,21,000 3 महीने में कमाया, 2,21,000, हाँ 3 साल में 2,21,000 कमाया, अगले 3 साल में दोबारा 2,21,000 कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है? कितना कमाएंगे? अगले 3 साल में पता है कितना कमाएंगे? ये पैसा आपका 3 लाख से भी ऊपर कमाओगे। कितना कमाओगे? 3 लाख से भी ऊपर कमाओगे, क्योंकि इसका अगर आप ब्याज ही ब्याज देखोगे ना, 9%, अगर मैं ब्याज ही ब्याज बताऊं आपको, तो इसका ब्याज ही ब्याज 20,000 रुपये होता है साल का। ठीक है, उसके बाद अगले महीने आपका अमाउंट 2,21,000 थोड़ी बचेगा, अगले महीने आपका ये अमाउंट कितना हो जाएगा? करीब 3-4 लाख हो जाएगा। 3-4 लाख पे मैं 9% निकालूं तो आपका ब्याज अगले साल से 25-30 हज़ार रुपये मिलेगा। उससे अगले महीने उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 5-6 लाख रुपये हो जाएगा। तो 5-6 लाख पे 9% निकालूंगा तो ब्याज ही ब्याज आपको 50,000 रुपये महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 7-8 साल में, आपका सैलरी 20-22 हज़ार है, आपको ब्याज महीने का 26,000 रुपये है। अगर ऐसा होता है, मुझे कंफर्म नहीं पता भाई, डबल मिलता है ट्रिपल मिलता है, मेरे हिसाब से तो पीएफ कटता है और 9% इसके ऊपर आपका ब्याज मिलता है। अगर डबल मिले तो फिर पीएफ का पैसा कभी जिंदगी में मत निकालो, उसको वहीं पे रहने दो। 7-8 साल जॉब करो, 10 साल जॉब करो, और फिर जॉब जॉब से इतना पैसा नहीं आएगा आपको, जहां से ब्याज से आपको इतना पैसा आने लग जाएगा, पीएफ के ब्याज से। एक समय जब आपके अकाउंट में मान लेते हैं, पीएफ के अकाउंट में, आपके अकाउंट के अंदर मान लेते हैं 10 साल में, 10 साल में जो मेरा अंदाजा है, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए हो जाएंगे यहाँ पे पीएफ में। कितने हो जाएंगे? 20 लाख रुपए आराम से हो जाएंगे। 2,000, 20,000, लाख, 20 लाख, 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो गए, तो अगले महीने से ब्याज कितना मिलेगा आपको देखिए एक बार। आपको ब्याज मिल रहा है 1 लाख, 1,80,000 रुपये। इसको आप डिवाइड कर दो 12 से, तो महीने का ब्याज ही ब्याज आपको 15,000 रुपये मिल रहा है। और शायद 10 साल से पहले आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए हो जाएगा पीएफ के अकाउंट में, अगर 9% का ब्याज मिलता है और आपका डबल कटता रहता है। ठीक है, एक बार आप पीएफ अकाउंट जैसे जब मान लो चेक करोगे ना, ये चेक करो, जैसे आपको पीएफ का एक अकाउंट नंबर होगा और एक पासवर्ड होता है, उससे आप ये देखोगे इस महीने पैसा कितना है हमारे पीएफ में, और अगले महीने मेरा पीएफ इतना कटा, क्या मेरा अमाउंट यहाँ पे डबल ऐड हो रहा है? ये चेक करो एक बार। अगर डबल ऐड हो रहा है तो फिर पीएफ का पैसा कभी मत निकालो, कुछ ही दिन के अंदर आपको लखपति बना देगा पीएफ का अकाउंट, अगर ऐसा है तो इस कैसे चेक करोगे? अपना पीएफ का अकाउंट नंबर पासवर्ड मुझे दे देना। तो अगर मैं आपको पीएफ का अपना अकाउंट नंबर पासवर्ड दे दूं, तो क्या आप पैसा निकाल सकते हो मेरे अकाउंट से? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हम किसी भी दुकान वाले के पास जाते हैं पीएफ का पैसा निकलवाने के लिए, तो आईडी पासवर्ड तो बताना ही पड़ता है उनको। तो आईडी पासवर्ड जब बताते हो, तो क्या आपका पीएफ का पैसा वो निकाल सकता है अपने अकाउंट में? जिंदगी में कभी नहीं निकाल सकता वो अपने अकाउंट में। आएगा तो आपके अकाउंट में आएगा, बाकी किसी के अकाउंट में नहीं आएगा पीएफ का पैसा। क्योंकि जिन आदमी को पीएफ का पैसा निकलवाना होता है, वो खुद निकालते हैं कि दुकान पे जाते हैं, दुकान के बाहर देखो पीएफ का पैसा निकलवाए, पीएफ का पैसा निकलवाए, तो पीएफ का पैसा निकलवाने के लिए आपको आईडी पासवर्ड तो देना पड़ेगा। तो कई बच्चों के मन में रहता है आईडी पासवर्ड दे देंगे पैसा निकाल लेगा, अरे भाई वो कुछ नहीं निकाल पाएगा, कभी 1 रुपए नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, इससे दूर रहना है। तो अपना आईडी पासवर्ड मुझे देना, मैं चेक करके बताऊंगा आपको, देखो आपके इस महीने इतना पीएफ का पैसा है, और अगले महीने देखते हैं क्या डबल हो जाएगा ये अमाउंट, मतलब 1,200 रुपये कट रहा है, 2,400 रुपये ऐड हो रहा है, ये आप खुद देख लेना। और दूसरे कंपनी में जाओगे तो दूसरा पीएफ नंबर मिलेगा आपको, वो पीएफ नंबर नहीं मिलता है। अगर वो पीएफ नंबर ऐड कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा पीएफ नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है पीएफ। पीएफ जो होता है आपकी सैलरी में से कट हो जाता है, आपको मिलता नहीं है, तो कितना कट होगा? 10,400 गुणा में 12 और डिवाइड 100, इतना पैसा आपके अकाउंट से कट हो जाएगा, 1,248 रुपये हर महीने। एसआई कितना कट हो जाएगा? इज इक्वल टू 10,400 गुणा में 2 और डिवाइड 100, इतना पैसा आपका एसआई कट हो जाएगा, 208 रुपये। और नेट सैलरी कितना देना हमें? इज इक्वल टू 10,400 रुपये
प्लस बताओ 1950 रुपए प्लस 4160 रुपए प्लस 728 रुपए और माइनस क्या होगा 1248 और माइनस इस आईसी का 208 रुपए। तो इतना सैलरी इसको देना है, नेट पे सैलरी 15,782 रुपए। इसमें हमने क्या किया, ओवर टाइम सैलरी प्लस बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस और माइनस पीएफ और एसआई। एक होता है हमारा कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है, जैसे आप घर से ऑफिस आपका दूर है तो आप ऑटो से जाते हो या बाइक से जाते हो, तो अगर उसका तेल का खर्चा आपको मिलता है या भाड़े का खर्चा मिलता है तो उसको बोलते हैं कन्वेंस। कन्वेंस हो सकता है महीने का आपको 2,000 मिले, या जितना आपने तेल भराया वो मालिक को पर्ची जमा कराना पड़ता है, मतलब सुपरवाइजर को या मैनेजर को, जितना आपने तेल भरवाया उसका अलग से पैसा मिल जाता है आपको, तो इसको बोलते हैं कन्वेंस, यानी गाड़ी खर्चा आपके लिए। ठीक है, तो अगर वो मिलता है तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देना और यहाँ पे लिख देना कन्वेंस। और कन्वेंस अगर किसी को 2,000 रुपये मिलता है तो यहाँ पे 2,000 रुपये लिख देना है। पेट्रोल का पैसा मिलता है तो दो सारा जोड़ के यहाँ पे लिख देना भाई महीने में कितना पेट्रोल भराया उसने, तो उसको उतना पैसा मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंस। ठीक है, और कैंटीन का चार्ज आपका कटता है अगर, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैंटीन, कैंटीन चार्ज, और महीने का 400-500 रुपये कटता है कैंटीन का, तो यहाँ पे कैंटीन चार्ज माइनस कर देना इसमें से। और फिर क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देना, सभी का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, एचआरए का पूरा नाम क्या होता है, डीए का पूरा नाम क्या होता है, पीएफ का पूरा नाम क्या होता है, एसआईसी का पूरा नाम क्या होता है, और ये सारे आपके यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पर डे सैलरी निकालने का, डीए निकालने का, टोटल सैलरी निकालने का।